कनाडा भारत के बीच खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर जारी तनाव के बीच एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। इस वक्त देश भर में एनआईए का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। देश के 6 राज्यों में 50 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। एनआईए ने छापेमारी खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ के खिलाफ की। ये छापेमारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चल रही है। 50 से ज्यादा राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें 6 से ज्यादा राज्य हैं और 50 से ज्यादा जगह हैं जहां पर यह छापेमारी चल रही है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में एनआईए के ये छापे, एनआईए का ये बड़ा एक्शन लगातार जारी है। और ये जो टेरर और गैंगस्टर नेटवर्क है, इसी को तोड़ने के लिए एनआईए की ये छापेमारी जारी है। 6 राज्यों में एनआईए की बड़ी छापेमारी, 50 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की ये छापेमारी जारी है। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में एनआईए की ये रेड चल रही है। दिल्ली में, यूपी में, उत्तराखंड में एनआईए के ये छापे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो गैंगस्टर और टेरर नेटवर्क है, उसी को तोड़ने के लिए ये छापेमारी जो एनआईए की तरफ से की जा रही है। एनआईए आप जानते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। एनआईए का गठन ही काउंटर टेररिज्म के लिए हुआ था, उसको खत्म करने के लिए हुआ था, आतंकवाद को। और ऐसे में एनआईए को किसी तरीके की कोई खास परमिशन किसी राज्य से लेनी नहीं होती है, सीधे एक्शन एनआईए कर सकता है। और ऐसे में एनआईए की तरफ से ये एक्शन जो लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो यही है कि 6 राज्य हैं और 6 राज्यों में 51 से ज्यादा ठिकाने जहां पर छापेमारी चल रही है। और आइए अब मैं आपको जरा नक्शे पर बता देती हूं कि ये छापेमारी कहां कहां चल रही है। ये तो मैंने आपको बताया कि 6 राज्यों में छापेमारी चल रही है, लेकिन ये 6 राज्य देश के कौन से हैं? ये उत्तर भारत के राज्य हैं। और कहां कहां ये छापेमारी चल रही है आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। उत्तर प्रदेश में 1, उत्तराखंड में 2 ठिकानों पर, राजस्थान में 13 ठिकानों पर, हरियाणा में 4 ठिकानों पर, दिल्ली में भी 1 जगह पर। और पंजाब में आप देखिए, यहां पर मेन फोकस है पंजाब के 30 ठिकानों पर। इस वक्त ये एनआईए का एक्शन जो लगातार जारी है। के नेटवर्क पर एनआईए का ये बड़ा एक्शन। और के नेटवर्क मतलब खालिस्तानी नेटवर्क, ये गैंगस्टर्स और टेरर का जो एक्शन है, उसी को तोड़ने के लिए, उस आतंकवादी गठजोड़ के लिए ये एक्शन किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष कुमार सिंह स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, असीम बसी चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मृत्युंजय सिंह मुंबई, मनीष शर्मा जयपुर से। हम सबसे पहले आपको मनोज के पास लेकर चलते हैं और एक अपडेट लेते हैं मनोज से। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, पूरा अपडेट क्या है? 51 ठिकाने बताए जा रहे हैं 6 राज्यों के जहां पर ये एक्शन चल रहा है। फोकस कहां? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, फोकस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिया गैंग और इसके अलावा जो अर्शदीप उर्फ अर्शडल्ला है, उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से अभी हाल ही में अर्शदीप के ऊपर 10 लाख रुपए का जो इनाम है वो एनआईए ने रखा था। और लगातार एनआईए गैंगस्टर और टेरर के नेटवर्क को तोड़ने की पूरी कोशिश वो कर रहा है। पन्नू के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, इसके अलावा उसकी जो प्रॉपर्टी थी उनको सीज किया गया है एनआईए की तरफ से। और लगातार एनआईए की जो ये कार्रवाई है वो गैंगस्टर और टेरर के नेटवर्क को तोड़ने के लिए की जा रही है। जो खालिस्तानी आतंकी हैं, उन्होंने जो भारत के गैंगस्टर हैं और खासतौर पर जो पंजाब के गैंगस्टर हैं, उनको अपने साथ मिला लिया है। और उनका ये काम है कि भारत के अंदर उगाही करना, जबरन उगाही करना, इसके अलावा टारगेट किलिंग को अंजाम देना और जो उगाही की जाती है उसको हवाला के जरिए कनाडा तक पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की जो कोशिश है वो एनआईए की तरफ से की जा रही है। और जो इनका एक लोकल नेटवर्क फैला हुआ है, यानी कि जो अर्शदीप ढल्ला है, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिया गैंग के जो लोकल सपोर्टर्स हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, यानी कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक स्लीपर सेल का काम करते हैं। जिस तरीके से एक ज़माने में इंडियन मुजाहिदीन के जो स्लीपर सेल होते थे, वो जो चीज़ों को प्रोवाइड करते थे या आगे चीज़ों को अंजाम देते थे, उसी तरीके से इन्होंने भी अपना एक लोकल नेटवर्क जो है पूरे भारत देश में तैयार किया। मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये नेटवर्क जो हिंदुस्तान में बना रहे थे, ये गैंगस्टर और टेरर वाले गठजोड़ का, उसी की कमर तोड़ने के लिए एनआईए का ये एक्शन। देखिए, आतंकवादी अर्शदीप ढल्ला, उसका सहयोगी जो जोन्स है, वो गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। और ये जो गिरफ्तारी है वो फिरोजपुर से हुई है। तो फिरोजपुर से अर्शदीप ढल्ला का जो साथी है,
सहयोगी है जोन्स जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने फिरोजपुर से गिरफ्तार किया है। अर्शदीप से लगातार संपर्क में था ये जोन्स। जानकारी के अनुसार इसके आतंकवादी अर्शदीप के साथ संबंध थे और ये पंजाब में हथियार भी मंगवा रहा था। एनआईए ने उसके मोबाइल से चैटिंग भी बरामद की है। जोन्स फिरोजपुर के मच्छी मंडी का रहने वाला है और उसे अब एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। असीम बसी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। असीम, ये जोन्स की गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि अर्शदीप डल्ला के साथ लगातार संपर्क में जोन्स। देखिए, एनआईए लगातार रेड कर रहा है पूरे पंजाब में, हरियाणा में, लेकिन एक और इस पूरे टेरर जो नेक्सस है गैंगस्टर्स का, उसको स्मैश करने के लिए। लेकिन फिरोजपुर में जो बड़ी कार्रवाई हुई है कि यूनुस नाम का आदमी है जिसको एलियस जोरा कहते हैं, यूनुस एलियस जोरा, उसको जो है अप्रीहेंड किया गया है एनआईए की तरफ से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनआईए के नोटिस सामने आया था जिसमें उसको आज बुलाया गया था चंडीगढ़ में, लेकिन उसकी वेट नहीं की गई। एनआईए ने सुबह रेड की उनके घर पर और वहाँ से उसको दबोचा है, लोकल पुलिस को भी साथ दिया और वहाँ से पकड़ लिया। हालांकि उनकी फैमिली का ये कहना है कि वो तो दिहाड़ीदार है, लोकल लेबर का काम करता है, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, एजेंसी की तरफ से हमें बताया गया कि लगातार फ़ोन से इन टच था, कईयों लोगों को फ़ोन करता था। सो अर्शदीप डल्ला का एसोसिएट बताया जा रहा है। प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन आ रही है, तो डेफिनेटली जो एनआईए लगातार पूरे अक्रॉस द नेशन जो रेड कर रही है, उसमें एक इसको बड़ी कामयाबी देखी जा सकती है। वहीं बठिंडा में भी हुआ इसी तरह। इस शख्स का नाम जरा दोबारा बताइए, मुझे लगता है कुछ नाम में कंफ्यूजन है। आप नाम जरा दोबारा बता दीजिए। शायद जो नाम हम जोन्स चला रहे हैं वो नाम आप बता रहे हैं वो यूनुस है। हाँ जी, हाँ, इसका यूनुस एलियस जोरा है। यूनुस एलियस जोरा है इसका नाम। जो एनआईए की चिट्ठी हमने पढ़ी है, एनआईए की चिट्ठी पे जो नाम लिखा है वो यूनुस एलियस जोरा। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच अगली बड़ी खबर का आपको बता देते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। एनआईए की आज जो छापेमारी चल रही है वो दरअसल प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स पर सबसे बड़ा प्रहार बताया जा रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डल्ला की तलाश जारी है, जिसके लिए पंजाब अन्य राज्यों में उसके नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है। आज जो छापेमारी हो रही है उसमें डल्ला के कई करीबियों के ठिकाने शामिल हैं जहां दबिश दी जा रही है। और आइए जरा आपको बता देते हैं कि ये जो के नेटवर्क है, इसके खिलाफ एनआईए का जो ऑपरेशन है, के नेटवर्क के अंत का काउंटडाउन हम इसको क्यों कह रहे हैं, गैंगस्टर खालिस्तानियों की फंडिंग की चेन तोड़ना, देश भर में ये जो छापे पड़ रहे हैं इसका मकसद है। जांच में अब तक क्या मिला है, खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस पर अहम जानकारियां जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगी है। जांच में खुलासा जो हो रहा है वो ये कि हवाला के जरिए फंडिंग होती थी और उस फंडिंग का इस्तेमाल कैसे होता था, ड्रग्स में होता था और हथियार के लिए उस फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता था। और ये तमाम सुराग हाथ कैसे लगे, कैसे इन तक पहुंचने में जांच एजेंसी को कामयाबी मिल रही है। दरअसल यूएपीए के तहत गिरफ्तार गैंगस्टर और खालिस्तानियों से पूछताछ में ही ये सुराग मिलते चले गए और फिर इस नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए अब ये कार्रवाई। सीधे रुख करते हैं मनोज, इसी तरीके से अब इन छापों को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद जब जांच की गई तो जांच में सामने आया कि जो भारत के गैंगस्टर्स हैं, यानी कि पंजाब के गैंगस्टर, हरियाणा के और जो यूपी के गैंगस्टर्स हैं, वो इन खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिले हुए हैं और इनके साथ मिलकर के भारत देश के अंदर माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और यहाँ पर देश के अंदर जबरन उगाही की जा रही है और जबरन उगाही से जो पैसा आता है उसका ड्रग्स मंगाया जाता है। इसके अलावा सीमा पार से हथियार भी मंगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क को अब तोड़ने की जो तैयारी है वो एनआईए की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो इस वक्त जेल के अंदर बंद है लेकिन जेल से ही अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो बाहर इनके गुर्गे मौजूद हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। अगर वो गुर्गे गिरफ्तार होंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा नेटवर्क जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। खालिस्तानी गैंगस्टर नेक्सस पर बड़ा एक्शन। राजस्थान में भी 13 जगहों पर एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। ये बड़ी खबर है, खालिस्तानी गैंगस्टर नेक्सस पर ये बड़ा एक्शन। जो 6 राज्य हैं उनमें एक राज्य राजस्थान भी, और राजस्थान में 13 जगहों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनीष से, ये 13 ठिकाने राजस्थान के कौन कौन से हैं, किसके हैं मनीष? जी, सबसे अहम ठिकाना है राजस्थान का पंजाब से लगता हुआ जिला श्री गंगानगर। वहां पर सूरतगढ़ पीजी कॉलेज का छात्र संघ उपाध्यक्ष है गुरमुख सिंह,
उसके घर पर सुबह 7 बजे करीबन एनआईए की टीम पहुंची और वहां पर अपनी तलाश जारी की। इसके अलावा झुंझुनू और जोधपुर जिलों से भी एनआईए की छापेमारी की सूचना आ रही है। खास बात यह है कि खालिस्तान समर्थक इन लोगों को माना जाता है। गुरमुख सिंह सूरतगढ़ पीजी कॉलेज छात्र संघ का उपाध्यक्ष है और लंबे अरसे से उसके खिलाफ इस तरीके के मामले चल रहे थे। ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद एनआईए की टीम और जगहों पर छापेमारी कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो 3 जिले हैं, इसके अलावा रजियासर थाना एक क्षेत्र है सूरतगढ़ का, वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची है और कुछ ठिकानों पर छापेमारी की है। यानी कुल मिलाकर राजस्थान के 3 जिले अहम हैं, झुंझुनू, जोधपुर और श्रीगंगानगर, जहां पर खालिस्तान समर्थक या खालिस्तान आतंकवादियों से जुड़े नेटवर्क से जुड़े लोग संबंधित पाए गए हैं और उसी आधार पर एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है। पीएफआई पर जिस तरीके की एनआईए ने राजस्थान में कार्रवाई की थी, उसके बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है जो खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एनआईए अंजाम दे रही है। जी रहिए मेरे साथ, मनीष में लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आतंकवादी नेटवर्क को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। भारत के खिलाफ साजिश के लिए पाकिस्तान से 30 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर, इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए कई यूट्यूब चैनल, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, मतलब सोशल मीडिया के जरिए भी भारत के खिलाफ जहर और भारत में नफरत फैलाने की साजिश? रोमाना, निश्चित तौर पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि एनआईए देश भर में छापेमारी कर रही है, वहीं एनआईए की नज़र कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी है। ऐसे 30 सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी इकट्ठा की गई है और उसे रडार पर रखा गया है, जिसको पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा है, पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खालिस्तान या फिर खालिस्तान से जुड़े हुए संगठनों के नाम पर अलग अलग पोस्ट डाले जा रहे हैं और भारत में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है या फिर खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा देने वाले पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जब इनके आईपी एड्रेस ट्रेस किए जा रहे हैं तो इनके आईपी एड्रेस पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के निकल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, एक यूट्यूब चैनल है जो कि आज भी बोले सोनिहाल खालिस्तान जिंदाबाद, इस प्रकार का नाम है। इसका जो आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान का है। एक ट्विटर अकाउंट है जी खालिस्तान 786, जब इसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया तो ये पाकिस्तान के कराची का निकला। उसी तरह से फेसबुक पर पेज है खालिस्तान मूवमेंट 2020, इसका फैसलाबाद पाकिस्तान से आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया। इस प्रकार से 30 सोशल मीडिया अकाउंट है जो कि एनआईए के रडार पर है, साथ ही साथ अन्य जो एजेंसियां हैं भारत की उनके रडार पर हैं और इसके जरिए देखा जा रहा है किस प्रकार से पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठा रहा है और इसमें आईएसआई किस प्रकार से खालिस्तानियों के साथ मिलकर माहौल भारत में खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ ये एनआईए का एक्शन, वहीं दूसरी तरफ इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो भारत और कनाडा के बीच जिस तरीके की तनातनी है, उस सब के बाद एनआईए का ये जबरदस्त प्रहार टेरर और आतंक की कमर तोड़ने के लिए, इसका असर किस रूप में पड़ेगा? भारत और कनाडा के बीच जो तनातनी है उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। आशीष, देखिए, जिस तरह से कल यूनाइटेड नेशंस में एड्रेस किया है डॉक्टर जयशंकर ने रोमाना, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट है कि इंडिया का अप्रोच कनाडा के इस एलिगेशन के बाद बिल्कुल क्लियर है कि जब तक कनाडा ये बेसलेस एलिगेशन लगाता रहेगा भारत पर, भारत अपना पोजीशन सॉफ्ट नहीं करने वाला। उन्होंने बहुत ही क्लियरली कनाडा को कल संदेश दे दिया है कि डिप्लोमेटिकली आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप राजनीतिक मजबूरियों की वजह से उसका हवाला देकर के अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अलगाववाद या आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकते। ऐसे में मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते हैं वो और तल्ख होंगे अगर अपने आरोपों से कनाडा पीछे नहीं हटती। कनाडा पीछे नहीं हटेगी ऐसा प्राइमा फेसाई लगता है, क्योंकि वो उनको वहाँ चुनाव लड़ना है, ट्रूडो की पोजीशन वहाँ पर बहुत वीक है और डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन है, जिसकी वजह से वो इस मामले को ज़्यादा फ्लेयर अप कर रहे हैं जी। लिहाजा मैं फिर से कहूँगा कि मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली दोनों देशों के बीच खटास और आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, घरेलू मजबूरियों के चलते कहना चाहिए जस्टिन ट्रूडो ने जो ये बड़ी नादानी कर दी है, लेकिन भारत जो है अब वो करारा जवाब देने की पूरी तैयारी में यहां पर नजर आ रहा है। आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसी वजह से ये गैंगस्टर और आतंक का नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए का एक्शन
खालिस्तानी गैंगस्टर्स नेटवर्क को लेकर एक और नया खुलासा। 90 के दशक में जिस तरह मुंबई में आईएसआई अंडरवर्ल्ड नेक्सस काम कर रहा था, अब ठीक उसी तरीके से आईएसआई के गठजोड़ से खालिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क काम कर रहा है। पंजाब से फरार हुए खालिस्तानी आतंकवादियों के जाल में कई गायक, कारोबारी, खिलाड़ी भी हैं। गैंगस्टर और आतंकी जमीन के अवैध धंधे से पैसे की उगाही में जुटे हुए हैं। सीधे रुख करते हैं, मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, तो यही है फंडिंग का जरिया? जी बिल्कुल, देखिए यही फंडिंग का जरिया। आपको बताना चाहूंगा कि मार्च के महीने में एनआईए ने एक चार्जशीट फाइल की थी और उस चार्जशीट के अंदर साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जिस तरीके से 1993 का जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था और आईएसआई ने किस तरीके से जो मुंबई के गैंगस्टर्स से उनका इस्तेमाल किया था, और उस चार्जशीट में यही लिखा हुआ है कि अभी जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो जो भारत देश के अंदर इस वक्त जो गैंगस्टर मौजूद हैं और खासतौर पर जो पंजाब के अंदर गैंगस्टर मौजूद हैं उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये गैंगस्टर जो देश के और गैंगस्टर हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो खालिस्तानी समर्थक आतंकी हैं वो पाकिस्तान में बैठकर, कनाडा में बैठकर भारत के गैंगस्टर को अपने साथ मिला लिया है और यहाँ देश में जबरन उगाही की जाती है, यहाँ पर पैसों की वसूली की जाती है और उन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही किया जा रहा है। तो ये चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा हुआ है और यही वजह है कि अब इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है और एक के बाद एक करके इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की जो तैयारी है वो पर्दा होता जा रहा है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क और किस तरीके से ये साजिशें रच रहा था उस पर से भी अब पर्दा हटता जा रहा है। तो एनआईए का बड़ा एक्शन, जिसको लेकर बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। 6 राज्य हैं, 51 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त एनआईए का एक्शन चल रहा है और ये एक्शन चल रहा है टेरर और आतंक की कमर तोड़ने के लिए, इस गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए। इसी पर पल पल का अपडेट हमारे तमाम सहयोगी आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कनाडा को विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी। कनाडा ने अब तक कोई सबूत नहीं दिया, ये कहा एस जयशंकर ने। कनाडा जानकारी दिखाए बिना आरोप लगा रहा है। विदेश मंत्री ने यूएन महासभा में नाम लिए बिना कनाडा को आईना दिखाने का काम किया और उसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कनाडा को खरी खरी सुनाई। कनाडा ने अब तक कोई सबूत नहीं दिया। कनाडा जानकारी देता है तो फिर गौर करेंगे। अलगाववादियों के लिए अनुकूल जगह बन चुकी है कनाडा। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. Few years, Canada actually has seen a lot of organized crime. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, भारत का रवैया, विदेश मंत्री का ये बयान, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छुप छुप कर आतंकी पनाहगाह वाला खेल अब और दुनिया के सामने कनाडा नहीं खेल सकता है, भारत ने ठान लिया। और इससे ज़्यादा क्लियर स्टैंड भारत सरकार की तरफ से नहीं हो सकता। फ्रॉम दी हाईएस्ट ऑर्डर डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि अलगाववाद का अड्डा बन चुका है कनाडा, और अगर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो आप एविडेंस भी दीजिए। बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये तक कह गए यूएन में बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कि आप एविडेंस देंगे तो वी आर रेडी टू लुक इनटू इट, जो हमें सोर्सेज 2 दिन से जानकारी दे रहे थे। मुझे लगता है कनाडा को बिल्कुल टफ मैसेज है और अब नाउ द बॉल इज इन कनाडाज कोर्ट। अगर उनके पास कुछ है तो भारत को दें, वरना शांत हो जाए। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, सियासी खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में जल्द कैबिनेट विस्तार संभव है। मतलब योगी कैबिनेट में जल्द बढ़ोतरी की जा सकती है। यूपी में जल्द कैबिनेट विस्तार संभव। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है। नवरात्र में हो सकता है कैबिनेट विस्तार। तो नवरात्र के दिन, शुभ दिन, और इसी दौरान योगी सरकार कैबिनेट विस्तार कर सकती है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस कैबिनेट विस्तार में ओपी राजभर को जगह मिल सकती है। ओम प्रकाश राजभर को सरकार में शामिल किया जा सकता है। दारा सिंह चौहान भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। यह भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, क्या अपडेट और जानकारियां मिल रही हैं इस कैबिनेट विस्तार को लेकर?
देखिए रोमाना, उत्तर प्रदेश में अभी 52 लोगों का मंत्रिमंडल है। इनमें 18 कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हैं। हाल ही में आपने देखा था कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, एनडीए के सहयोगी के रूप में सामने आए थे। घोसी का उपचुनाव हुआ, ये अलग बात है कि चुनाव हार गए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि वादे हुए थे, इन दोनों को मंत्री बनाया जा रहा है। ये लगभग तय है कि इन दोनों को मंत्री बनाया जाएगा। जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि नवरात्र जो शुभ दिन माने जाते हैं, चूँकि अभी पितृपक्ष 28 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो नवरात्र जो शुभ दिन माने जाते हैं उस दौरान ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और न केवल ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, बल्कि कई अन्य लोगों को, कई अन्य चेहरों को भी मौका मिल सकता है, जिनकी जो मंत्रिमंडल में मौजूदा मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उनकी रिपोर्ट पूरी ऊपर तक पहुंच चुकी है। कुछ मंत्रियों की छटनी होगी और कुछ नए चेहरे सामने लाए जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है संजय, जो आप कह रहे हैं कि कुछ मंत्रियों की छटनी भी की जा सकती है, कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है। खासतौर से इन नामों को लेकर जो संकेत और संदेश है वो भी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सारी कवायद 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संजय। निश्चित रूप से पूरी कवायद जो है वो जातीय समीकरण साधने के लिए 2024 के लिए की जा रही है। और देखिए रोमाना, एक बात और समझिए कि ये राजभर हों, उनका राजभर जाति में अच्छा पकड़ है, और जो दारा सिंह चौहान है, नोनिया चौहान में उनकी अच्छी होल्ड है। भले ही घोसी का उपचुनाव हार गए हों, अलग कारण है उसके, लेकिन इनकी पकड़ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार में भी कई जिलों में जहाँ पर इन जाति का बाहुल्य है, वहाँ पर ये दोनों नेता काफ़ी प्रभावी माने जाते हैं। ऐसे में अब जब ये दोनों ही, अगर कहा जाए, घोसी उपचुनाव में नाकाम साबित हुए हैं, उसके बाद यदि इनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो निश्चित रूप से इनकी जातियों को एक बड़ा मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इनके साथ कोई वायदा किया था तो उसको निभाया गया है। ऐसे में इन दोनों को मंत्री बनाने की बात तय है। और नवरात्र में ये खबर आ रही है कि नवरात्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें ये दोनों चेहरे तो निश्चित रूप से रहेंगे। इसके अलावा कुछ नए चेहरों को जगह दी जाएगी, उसमें भी जातीय समीकरण जो है उसका बेहद ख्याल रखा जाएगा। और इसकी कवायद शुरू हो गई है। बहुत ही गोपनीय तरीके से ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो की जा रही है। केंद्र से चर्चा लगातार उत्तर प्रदेश के नेताओं की, चाहे वो संगठन के हों, चाहे वो सरकार में शामिल हों, उनकी वार्ता हो रही है। और अब बस तैयारी हो रही है इसके ऐलान की। आपने देखा होगा हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राज्यपाल से मिल के आए। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं है कि उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में कोई चर्चा की है, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस दिशा में बहुत तेजी से सरकार और संगठन दोनों काम तो आप नजर बनाकर रखेगा। बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज आपको दे रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जल्दी ही यूपी कैबिनेट में विस्तार संभव है। नवरात्र के दौरान हो सकता है ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। और अब अगली खबर, जिस पल का देशवासियों को इंतजार था, वो शुभ मुहूर्त, वो शुभ घड़ियां। जी, मैं बात कर रही हूं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। माना यह जा रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। ये प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होगी। हालांकि अभी तक पीएम मोदी का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन आयोजन भव्य हो, दिव्य हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अयोध्या का श्री राम मंदिर भव्य और दिव्य मंदिर, अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय। वो मंदिर जो आधुनिकता, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। गुलाबी रंग के पत्थरों से बनने वाले इस भव्य मंदिर की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब हैं, जिनका इंतजार अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है। 22 जनवरी 2024 में भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। गर्भगृह में 2 मूर्तियां होंगी, एक श्री राम की बाल्यावस्था की और दूसरी रामलला की। भगवान 4 या 5 वर्ष की आयु के होंगे और मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दिसंबर के आखिरी में काम पूरा हो जाएगा।
14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद रामलला के अभिषेक की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 जनवरी से 24 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान 10 दिन तक चलेगा। 22 जनवरी को पीएम मोदी के अयोध्या आने की संभावना है। अयोध्या में पीएम मोदी की मौजूदगी में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद 24 जनवरी से श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन कर सकेंगे, ऐसी संभावना जताई गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। ये ऐसा कार्यक्रम होगा जो दिव्य और भव्य होगा। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। वो अलौकिक है, अद्भुत है और बहुत ही सुंदर ढंग से बन रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि जो 24 में होना है तो 23 में ही पहले ही पूर्ण हो जाए, जिससे कोई भी कार्य ऐसा न रहे कि जो यह रह गया है और इसको बनाने की जरूरत है। इस प्रकार से बनेगा। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राम भक्तों की भीड़ ज्यादा ना हो, इसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति ने लोगों को घरों से ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखने की अपील की है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो पता नहीं लाखों लोग आ सकते हैं। यहाँ आरती होगी, वहाँ भी करें, प्रसाद यहाँ भी बटेगा, वहाँ भी बटेगा। ऐसे में राम मंदिर में शिखर पर एक ऐसा उपकरण भी लगाया जाएगा जिससे हर साल रामनवमी के दिन पवित्र गर्भगृह में भगवान के माथे पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। 5 अगस्त 2020 को मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जिसके बाद इस मंदिर को अद्भुत तरीके से बनाया जा रहा है। मंदिर पर अद्भुत नक्काशी की गई है। स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, तो वहीं दीवारों पर अद्भुत नक्काशी राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। संजय, अब तो बस 4 महीने का इंतजार और बाकी है और वो शुभ घड़ी आने वाली है। तैयारियां क्या हैं? बिल्कुल रोमाना, तैयारियां बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रही हैं और उन तैयारियों के बारे में तो आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो राम वनगमन पथ था, उन सभी जगहों पर जो अशोक सिंघल फाउंडेशन है वो स्तंभ लगाएगा। उन सभी स्तंभों पर जो उस जगह का महत्व है, भगवान प्रभु श्री राम यहाँ क्यों आए थे, उसका महत्व क्या है, पूरा संस्कृत से लेकर के जो वाल्मीकि रामायण में उनका वर्णन है उसका पूरा जिक्र किया जाएगा। और आज जो ये पीछे मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, ये अशोक सिंघल फाउंडेशन के जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ समाज सेवा का कार्यक्रम तो होगा ही होगा। इसके अलावा उन जो स्तंभ का जो पहला स्तंभ है वो यहाँ लाकर रखा जाएगा और ये पूरा का पूरा जो काम है वो अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। ये सारे 180 स्तंभ जो हैं वो अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से लगाए जाएंगे। जो पूरा राम वनगमन पथ है उसके बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी मिल सके। मेरे साथ बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। शरद भाई, ये बताइए कि पहले तो हमें जो राम मंदिर निर्माण की तैयारियां हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रही, क्या क्या काम हो चुका है, क्या क्या चल रहा है और क्या क्या पूरा होना बाकी? श्री राम जन्मभूमि का गर्भगृह जो है वो बनने की ओर है और दिसंबर तक मानकर चला जा रहा है कि गर्भगृह बन जाएगा और जनवरी माह में भगवान रामलला अपने स्थान पर जो है अधिष्ठापित हो जाएंगे, सिंहासन पर बैठ जाएंगे। तो ये कार्य तो चल रहा है लगातार, जो है उसमें LNT के लोग और जो सोनपुरा का जो काम देख रहे हैं, पत्थरों का, पिंक सैंडस्टोन का, वो काम सुचारू रूप से चल रहा है। और ये जो जनवरी माह है हम सबके लिए जो है बड़े ही चैलेंज का वो है, क्योंकि इस समय सारा देश जो है वह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की ओर देख रहा है कि भगवान रामलला कब वहाँ पर विराजमान हो और हम सब दर्शन के लिए अयोध्या पहुँचें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर इन दिनों पुष्कर सिंह धामी लंदन में। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड सरकार और फ्रांस की पोमा कंपनी के साथ उत्तराखंड में रोपवे और केबल कार निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए का MOU साइन हो गया है। ये बड़ी खबर है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो पोमा ग्रुप है ये दुनिया भर में रोपवे के निर्माण के क्षेत्र में टॉप कंपनीज में गिना जाता है। तो इसी दुनिया भर में सबसे बेहतरीन माने जाने वाले रोपवे के निर्माण क्षेत्र की पोमा ग्रुप के साथ उत्तराखंड सरकार का ये करार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पोमा कंपनी के साथ ये MOU साइन हुआ है। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोमा ग्रुप के डायरेक्टर बेंजामिन को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और शॉल और रुद्राक्ष की माला भी गिफ्ट की। लंदन में
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आयोजित बैठक में कई अन्य बड़े उद्योग घरानों से मुलाकात की और साथ ही उत्तराखंड में निवेश को लेकर सकारात्मक बातचीत जो उत्तराखंड सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए लंदन में कर रहे हैं।